दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इस समय भारत सहित दुनिया के सभी देश ये कोशिश कर रहे हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स जैसे पेट्रोल, डीजल, कोल, इन सब पे जिस पे हम डिपेंड करते आए हैं पिछले काफ़ी सालों से, अब हम सब एक एनर्जी ट्रांजिशन से गुजरे हैं और ये सभी देश अब कोशिश कर रहे हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ करने की। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, जिसमें हम किसी भी तरह के फॉसिल फ्यूल्स को नहीं जलाते। हम ऐसी एनर्जी को यूज़ करते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, जो एंडलेस है, लिमिटलेस है और जिसकी वजह से किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं फैलता, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। ये वो एनर्जी है जो कुदरत ने हमारी धरती को दे रखी है, बस हमें इसे हार्नेस करने का तरीका पता होना चाहिए। इसे हमें कैसे यूज़ करना है, हमें ये पता होना चाहिए। और अब जब हम लगातार देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हमारी धरती के ऊपर पड़ रहा है, पूरी दुनिया में टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, जो ग्लोबल वेदर पैटर्न्स हैं वो बदल रहे हैं, इसको लेकर दुनिया के काफ़ी देश चिंतित हैं। हालांकि अब डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बन जाने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि दुनिया का एक सबसे बड़ा पॉल्यूशन फैलाने वाला देश है, सबसे ज़्यादा वेस्ट जनरेट करने वाला देश है, वो किस हद तक अपने कमिटमेंट्स को पूरा करता है टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी और ग्लोबल जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसे कंट्रोल करने के लिए जो टारगेट्स रखे गए थे, उसमें जो अमेरिका ने कमिटमेंट्स किए थे उसको डोनाल्ड ट्रंप पूरा करते हैं या नहीं करते हैं, ये तो भविष्य बताएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ग्लोबल वार्मिंग जैसे कॉन्सेप्ट को मानते ही नहीं है। लेकिन हमारी दुनिया लगातार हमको वार्निंग दे रही है, हमारा पर्यावरण हमको वार्निंग दे रहा है, ये हम सबको दिख रहा है कि टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक सच्चाई है। हमारे शहरों में पोल्यूशन की स्थिति बहुत ख़राब है। जाड़ा हो, गर्मी हो, हमें लगातार अपने शहरों के ऊपर स्मॉग दिखता है। जिनको अस्थमा वगैरह की बीमारियां हैं उनके लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। पोल्यूशन की वजह से लोगों को मेजर हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली पोल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू है। ये धुएं को कंट्रोल करना ज़रूरी है। ये जो फॉसिल फ्यूल्स हम जला रहे हैं उसको रिन्यूएबल एनर्जी से रिप्लेस करना ज़रूरी है। और इसके लिए सभी देशों ने एक कमिटमेंट किया था कि वो किस साल तक कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे, यानी जितना कार्बन पोल्यूशन वो फैला रहे होंगे उतना ही वो हमारे एटमॉस्फेयर से रिमूव भी कर रहे होंगे, यानी कि नेट एडिशन उन कंट्रीज़ का ज़ीरो हो जाए एटमॉस्फेयर में। इसी को कार्बन न्यूट्रल हो जाना कहते हैं। तो हमारे देश यानी इंडिया ने भी कमिट किया था कि 2070 तक इंडिया एक कार्बन न्यूट्रल कंट्री हो जाएगा, यानी हम नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन करेंगे दुनिया में। ऑलरेडी इंडिया पर कैपिटा कार्बन एमिशन के मामले में दुनिया के सबसे कम पोल्यूशन फैलाने वाले देशों में है, लेकिन चूंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो इसलिए अगेन इंडिया टॉप 5 मैक्सिमम पोल्यूशन फैलाने वाले देशों में गिना जाता है। और ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीइंग ह्यूमंस, बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्लानट। हम इस धरती पर रहते हैं, ये हमारा घर है, इसलिए इसकी साफ़ सफाई और इसका ख्याल रखना भी हमारा फ़र्ज़ है। और इसलिए ये हमारा दायित्व है कि हम इसकी हवा को भी साफ़ रखें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम धरती का जो क्लाइमेटिक बैलेंस है उसे बिगड़ने ना दें। और ये जो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह जला के हम लगातार धरती के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं उसे बंद करें। और इसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। यही एक ऐसी एनर्जी का सोर्स है जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स की रिक्वायरमेंट को रिप्लेस कर सकता है और हमें एक एंडलेस सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। भारत भी इस दिशा में लगातार तेज़ी से कदम बढ़ा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत ने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए हैं। बड़े पैमाने पर हम रिन्यूएबल एनर्जी ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहे हैं। सोलर पावर पे हमारा मेजर फोकस है। सोलर पावर से हम एक अच्छी खासी अमाउंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑलरेडी पैदा कर रहे हैं और लगातार हमारे इस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में जो ग्रोथ हुआ है उसे दुनिया नकार नहीं सकती, क्योंकि भारत ने यह विश्वास व्यक्त किया है कि रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग के मामले में वो दुनिया के टॉप मोस्ट कंट्रीज़ में से एक बन के दिखाएगा। जो सेंट्रल मिनिस्टर है हमारे रिन्यूएबल एनर्जी, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के, प्रहलाद जोशी, उनका कहना है कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत जो कर रहा है उस पर ना केवल विश्व की निगाहें हैं बल्कि कई देश उसे अपना भी रहे हैं। भारत की टेक्नोलॉजी को कई देश यूज़ भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसी साल अप्रैल से नवंबर के बीच भारत ने करीब 15 गीगावाट क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन की क्षमता को बढ़ाया है, अपने ग्रिड से कनेक्ट किया है। यहीं अगर हम इसे कंपेयर करें पिछले साल, तो पिछले साल हमने पूरे साल में 7.5 गीगावाट की एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी को ऐड किया था। और इस साल अप्रैल से लेकर नवंबर तक ही, यानी 2024 में हमने अप्रैल से लेकर नवंबर तक ही इससे डबल पावर यानी 15 गीगावाट जनरेशन कैपेसिटी ऑलरेडी ऐड कर ली है। और ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा लीप है। इंडिया को इसी तरह अपनी रिन्यूएबल पावर जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाते रहना है। और अगर टोटल जनरेशन कैपेसिटी की बात करें तो इंडिया इस समय 214 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है सारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को मिला के। और भारत का टारगेट ये है कि 2030 तक 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन हम करने लगेंगे। और इसको ध्यान में रखते हुए इंडिया बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर रहा है। इंडियन प्राइवेट कंपनीज बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर रही हैं। अडानी पावर का भी रोल इसमें नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि अडानी एक ऐसी कंपनी है जिसका टारगेट है दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल पावर जनरेशन कंपनी बनने का।
गुजरात में एक रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट, एक सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जिसका साइज़ पूरे मुंबई शहर से बड़ा है और इस प्रोजेक्ट को अडानी ग्रुप ही बना रहा है और कुछ 33 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी हम सिर्फ उस एक प्रोजेक्ट से प्रोड्यूस करेंगे जब वो प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाता है। ऑलरेडी हम कुछ 11 गीगावाट पावर उससे जनरेट कर रहे हैं और उसका पूरा पोटेंशियल 33 गीगावाट पावर जनरेशन का है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं। PLI स्कीम के तहत इसको लाया है। हमारी इंडस्ट्रीज़ को इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, जो भी लोग इसे लगाना चाहते हैं उन्हें सब्सिडीज़ दिया जा रहा है। रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं जिसमें घरों के ऊपर छत पे सोलर पैनल लगाने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पावर की तरफ, ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ स्विच करने लग जाएं। और ऐसा अगर होता रहा तो आने वाले वक्त में भारत के एनर्जी डायनेमिक्स में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। भले ही भारत के पास कोयले का एक बहुत बड़ा भंडार मौजूद है, लेकिन फिर भी जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स इंडिया में हैं वो बढ़ तो रहे हैं। अभी भी उनकी पावर जनरेशन कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा है, लेकिन हम इस तरह से कंटिन्यू नहीं रख सकते। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है और इसके लिए कदम उठाने, और भारत सरकार वही कर रही है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि भारत की रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी लगातार और तेज़ी से बढ़ती जाएगी। हाइड्रोजन पावर पे हम काम कर रहे हैं। हाइड्रोजन फ्यूल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा कॉमन सब्सटेंस है, सबसे ज़्यादा कॉमन एलिमेंट है जो ब्रह्मांड में पाया जाता है। हाइड्रोजन को एक्सेस करना, उसे यूज़ करना बहुत ही ईजी होने वाला है। तो अगर हम हाइड्रोजन को हार्नेस कर लेते हैं, सेफली हाइड्रोजन को यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो भारत अपनी सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को हाइड्रोजन जैसे फ्यूल से यूज़ कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है और इससे किसी भी तरह का पोल्यूशन भी नहीं फैलेगा। यानी हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे। हम अपने लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाएंगे, हम अपने देश में प्रोग्रेस करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे, लेकिन उसके साथ ही अपने पर्यावरण का भी ख्याल रखेंगे, अपने नेचर का भी ख्याल रखेंगे और अपनी धरती को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और यही करके हम एक ट्रू सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। तो आने वाला वक्त इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन सेक्टर के लिए बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। इंडिया नए नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला है। इंडिया अपनी रिन्यूएबल पावर जनरेशन कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला है, क्योंकि इंडिया को अपने नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन वाले टारगेट को अचीव करना है। एंड आई विश देम द वेरी बेस्ट ऑफ लक। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी अपडेट्स इसके बारे में आएंगे, आई विल कीप यू अपडेटिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।